खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। अलवर में एक साल में दोगुने हुए कैंसर के मरीज। जिला अस्पताल के OPD में 15,000 से अधिक रही तादाद। दिल्ली से अपहृत हुए बालक से 2 साल बाद मिली मां हुई भावुक। अलवर के इरादा बाल गृह में पहुंचे परिजन। CTET परीक्षा में कामयाबी नहीं मिली तो जहर खाकर दी जान। चोरडुंगरी क्षेत्र की निवासी थी मृतका। और पहले किया जिला पार्षद पति से अभद्र बर्ताव और फिर चाय पर बुलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मध्यस्थता का मामला करवाया शांत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में कैंसर के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल में OPD के आंकड़े इसका सबूत हैं। इस OPD में पिछले एक साल में कैंसर के मरीज लगभग दोगुने हो गए हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञ सुखवीर तंवर के अनुसार वर्ष 2021 में अलवर जिला अस्पताल में उनका पदस्थापन होने के साथ इस रोग का इलाज आरंभ हुआ था। उधर खान पान उचित नहीं होने एवं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब आदि का ज्यादा सेवन इस रोग की वजह है। साथ ही केमिकल युक्त सब्जियां और तले हुए फास्ट फूड भी इसका कारण है। उधर कैंसर के रोगियों में ज्यादातर 35 से 50 वर्ष की आयु के बीच हैं। वहीं जिला अस्पताल में ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। डॉक्टर सुखवीर तंवर ने बताया कि शुरुआती वर्ष 2021 में कैंसर के मरीजों की OPD 1068 रही। वहीं साल 2022 में 2,883 और 2023 में 9,129 रोगी आए। वर्ष 2024 में कैंसर की OPD बढ़कर 15,787 हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में दुगनी रही। इनमें मुंह में कैंसर के 4,070, स्तन कैंसर के 1,079, फेफड़ों में कैंसर के 304 केस सहित अन्य प्रकार के कैंसर रोगी शामिल हैं। उधर 2024 में सर्जरी के लिए 201 मरीजों और रेडियोथेरेपी के 233 रोगियों को रेफर किया गया। अलवर जिला अस्पताल में FNAC, बायोप्सी, PAP स्मीयर, CT और MRI, अस्थि मज्जा एवं बायोप्सी सहित कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। देखिए 2021 में जब मैं प्रथम पोस्टिंग यहाँ पे लेके आया तो इसमें मैंने पूरी साल में जो कैंसर के मरीज देखे वो 1,067 मरीज देखे, और आज जो पिछले वर्ष का हमारा जो आंकड़ा गया है वो 15,000 प्लस गया है। इसका जो बढ़ने के कारण है, जो इतनी अप्रत्याशित इसमें मरीजों की वृद्धि हुई है, उसमें 2-3 कारण मैं मानता हूँ। जैसे एक तो हमारे कैंसर जो सुविधाएं हैं उनका इजाफा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। दूसरा क्या है, कुछ कैंसर के मरीज भी बढ़े हैं, जिससे कि जिनका मुख्य कारण है जो बीड़ी, तंबाकू, युवाओं में इनका जो चलन है वो बढ़ गया है, दारू वगैरह का ये बढ़ गया है, और केमिकल युक्त तला भुना खाना इनका चलन बढ़ गया है, जिससे भी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ये चीज़ें जो हैं, वातावरण का प्रदूषण, ये भी एक कारण है कैंसर में मरीजों को बढ़ने के लिए। कोई सब्जियों में भी इस तरह की? हाँ, देखिए जो सब्जियों में भी जो मानक से अधिक अपन केमिकल का छिड़काव करते हैं, उसकी वजह से भी जो क्या कहते हैं, कैंसर होने के काफ़ी हद तक संभावना बढ़ जाती है। किस एज के बीच में ज़्यादातर कैंसर युक्त? देखिए जो मेरे पास मरीज आ रहे हैं, ज़्यादातर वो 35 से 50 के बीच के मरीज आ रहे हैं। ये काफ़ी यंग एज है जिसमें कि कैंसर के मरीज अभी देखे जा रहे हैं। सर, इसमें से जयपुर कितने रेफ़र करने पड़े? देखिए जयपुर हम कीमोथेरेपी के लिए रेफ़र नहीं कर रहे हैं। जयपुर में जो हमारे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है, जैसे कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी, उसी के लिए हम यहाँ से पेशेंटों को रेफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि जो 2000 क्या कहते हैं, अपने रेडियो सर्जरी के लिए हमने 221 और रेडियोथेरेपी के लिए 233 मरीजों को हमने रेफ़र किया है। वो भी रेडियो थेरेपी नहीं है और ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, इसलिए हमें रेफ़र करना पड़ रहा है। सर, एक इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? 2021 में इतने कम आंकड़े थे और 2024 में इतने ज़्यादा हो गए, एकदम से इतने आंकड़े कैसे बढ़ गए और लोगों को इससे कैसे बढ़ते हैं इससे सावधानी? देखिए इसमें जैसे कि
WHO का भी डाटा है कि जो कैंसर मरीजों की जो वृद्धि है वो काफ़ी हद तक काफ़ी इंक्रीज हुई है। उसमें मुख्यतः जो कारक हैं वो हैं खान पान में बदलाव जो हुआ है ना, उसको मुख्यतः कारण अपन मान रहे हैं। जो युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता चलन है उसको एक बहुत बड़ा कारण अपन मानते हैं। तो इसमें ये है कि अपन खान पान में बदलाव करके, अपने खाने पे नियंत्रण करके, नशा मुक्ति अपना इनसे, नशा की जो चीज़ें हैं इनसे दूर रह के अपन काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। साधु ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके बाद अलवर के इरादा बाल गृह में यह मासूम पहुंच गया। आखिरकार 2 साल बाद परिजन अलवर पहुंचकर बालक से मिले और मां अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगाकर भावुक हो उठी। बालक की उम्र 13 साल है। उसकी मां दिल्ली निवासी कामिनी ने बताया कि उनका बच्चा आदर्श 2 साल पहले झील पर गया था और उसके बाद वहीं से गायब हो गया। वहां से किसी साधु ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद बालक को अलवर के धार्मिक स्थल भर्तृधाम, पांडुपोल और नारायणी माता आदि पर रखकर उससे भीख मंगवाई। कुछ अरसे बाद साधु उसे खैरथल रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया, लेकिन स्थानीय लोगों को शक होने पर चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद चाइल्ड लाइन ने उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था। उधर परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन आदर्श कहीं भी नहीं मिला। लेकिन मां को अपनी ममता पर विश्वास था और आखिरकार 2 साल बाद उन्हें अपना बेटा मिल गया। मकानपुर में रहते थे। कानपुर में? हाँ, मकानपुर दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं? हाँ। तो वहाँ से कैसे बच्चा मिस हो गया था? ये कितने कितने साल पहले हुआ? ये हो गए 2 साल। 2 साल। हाँ, ये गए झील, थोड़ा गए बच्चे के साथ में झील पर खेलने के लिए। बस वहीं से गए 3:30 बजे गए तो लौट कर आए नहीं। क्या 2 साल से आप क्या प्रयास कर रहे थे इसको ढूंढने के लिए? बहुत ढूंढे थे। हाँ। कहाँ ढूंढे? जैसे 5, 6, 7 जगह घूमे थे बच्चे वाला, भी नशा वाला घूमे थे। जब नहीं मिला तो मैं अस्थायी। तो अब कैसे मिला? कहाँ से सूचना मिली? ये सर आधार कार्ड इसको बनाने गए थे, तब वो मेरे मायके का मिला। अच्छा, हाँ। मायके फोन आया? हाँ। 2 साल हो गए। 5 भाई बहन है ये। सबसे बड़ा है ये? हाँ, सबसे बड़े हैं। संडे के दिन एक खेलने के लिए किसी के साथ में चल गए झील पे। उस दिनों के बाद 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के बाद मिला ही नहीं। अगर ढूंढ ढांड के हम रह गए। क्या बताया फिर, कौन ले गया था इसको? ये हम लोग को तो मालूम नहीं है, चलेंगे कौन ले गए नहीं ले गए। हम लोग सगर ढूंढे कम से कम 15 दिन 20 दिन। कभी कोई बोल देते थे फलना मार्केट में जाना है, वहाँ जाकर ढूंढते थे। कोई बोल देते फलना जगह है, वहाँ जाते थे, वहाँ भी नहीं मिलते थे। घूम फिर के घर में आ जाते थे कान पीट के। 2 साल बाद अपने फोन आया आपके? हाँ, मेरे पास कल आए थे 12 बजे फोन। क्या सूचना दी थी? क्या बताया उन्होंने? तो बोले थे कि ये बच्चा आपका अमानत है। वीडियो कॉल कराई आपको? हाँ, तो बातचीत हुए तो देखे, हम शक्ल देखे तब हम लोग पहचान गए? पहचाने। उसके बाद कोई सामान घर से लिए नहीं। उसके बाद चल दिए, अपना सब काम पे थे, सब मिल गए। मुझे साधु अंकल पकड़ के ले आए थे बाबा। फिर उससे कैसे छूटे आप? पुलिस वाले अंकल ने पकड़े थे। पुलिस अंकल ने पकड़ा था? हाँ। फिर यहाँ कैसे पहुँच गए फिर आप? यहाँ पे पुलिस वाले अंकल चाइल्ड लाइन वाले अंकल को दिए थे। चाइल्ड लाइन वालों को दिया था? हाँ। पुलिस वाले अंकल कहाँ के थे? दिल्ली में ही? नहीं, यहाँ कहीं थे पास का, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। अच्छा, तो कितने टाइम से आप होम में रह रहे थे? बहुत टाइम से। तो बीच में आपको जब घर पर लेके गए तो पहचान नहीं पाया? घर नहीं मिला कहीं? नहीं। अब कैसा लग रहा है माँ से मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आया आपके परिवार से लेने? मम्मी पापा मौसी और मामू और भैया लेने हैं। उधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी रविकांत ने बताया कि यह बच्चा मार्च 2023 से परिवार से बिछड़ गया था। विभाग द्वारा उसके परिवार को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए गए और आखिरकार सफलता मिल गई। इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट के जरिए आधार कार्ड द्वारा भी मदद मिली। राज्य सरकार की संवेदनशील मंशा के अनुरूप विभाग की सेक्रेटरी मैम पूनम मैम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में विभाग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हैं और जो हमारे चिल्ड्रन होम में आवासित हैं वो परिवार में पुनर्वासित हो सकें। यह बच्चा भी मार्च 2023 से अपने परिवार से बिछुड़ गया था। पास में पार्क में खेलते वक्त ये इसको कोई साधु ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद अपने विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को इन्फॉर्मेशन मिली और इस बच्चे को अपन ने अपने पास ले लिया और चिल्ड्रन होम इरादा बाल गृह में इसका दाखिला हो गया। उसके बाद निरंतर हम इसका रिस्टोरेशन के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी।
इसके बताए पते पर ये केवल ये बताता था कि गली नंबर 9 लाल किले के पास में हम रहते हैं। तो इसको लेकर मैं, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर और बाल अधिकारिता की पूरी टीम, हम दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक एरिया में काफ़ी घूमे इसको लेकर, लेकिन हमें सफलता उस समय नहीं मिल पाई। आधार एनरोलमेंट के माध्यम से भी नहीं मिल पा रही थी। अंततः इसका आधार एनरोल सक्सेसफुल हुआ, तो इसके आधार की जो डुप्लीकेसी है वो पता लगी। वो आधार हमने डाउनलोड करवाया और उसमें इसका पता जो अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार का आ रहा था। अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार की गूगल मैप पे लोकेशन डालने के बाद वहाँ एक रोड साइकिलिंग करके एक प्रतिष्ठान था जिसके मोबाइल नंबर डले हुए थे। प्रतिष्ठान को परमानेंटली क्लोज बताया हुआ था। उसमें श्री गजेंद्र सिंह जी से बात हुई। गजेंद्र सिंह जी काफ़ी सेंसिटिव व्यक्ति निकले और बच्चे की और इन दोनों की वार्ता करवाई। उसने 2 फोटो भी अपलोड किए हुए थे गूगल मैप पे। जिस फोटो में एक रेलवे फाटक दिख रहा था, बच्चा उस लोकेशन को तत्काल पहचान गया। अब और परिवार इन से दोनों आपने मिलवा दिया है। एक बड़ी चीज इसमें, अहम चीज जो देखने को मिले कि एक साधु ने किडनैप किया। क्या बाल कल्याण विभाग उस साधु तक भी पहुंचने के लिए कोई प्रयास किए कि उस साधु को भी पकड़ा जाए? क्या वो ऐसे और कई बच्चों को, जैसा बच्चा बता रहा है उस हिसाब से, चूंकि उसका कोई पता नहीं लग पाया और इसके जो प्रकरण है वो बलसवा डेयरी थाने में दर्ज है। मेरी वहाँ एसएसओ साहब से भी बात हुई है, तो इसका प्रकरण दर्ज है। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि डिपार्टमेंट का काम था बच्चे को रिस्टोर करना, तो वो हमने किया है। परिवार को कैसे सूचना दिया? परिवार वालों में इसके, जो मैंने बताया गजेंद्र सिंह, तो उसने इसके मामा मामी से बात करवाई। वहाँ मामा मामी के फिर माध्यम से हमने इसके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर लिए, जो वर्तमान में दिल्ली में ही ये मजदूरी करते हैं, और फिर इन लोगों को हमने इतला की, तो ये यहाँ पे बच्चे को लेने आए। अलवर के चोर डूंगरी क्षेत्र में 24 वर्षीय युवती ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार सरोज मीणा थानागाजी के क्यारा गांव की मूल निवासी थी और उनके पिता रामफूल मीणा दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। सरोज ने सीटेट की परीक्षा में सफल नहीं होने पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी में सामने आया कि सरोज मीणा बीएससी और बीएड करने के बाद रीट की तैयारी कर रही थी। वहीं अप्रैल में ही उसका विवाह होने वाला था। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धा के मौजूदा युग में युवा पीढ़ी पर बढ़ता दबाव सफलता नहीं मिलने पर निराशा में बदल जाता है। ऐसे में वे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर जिला पार्षद की बैठक में वार्ड 35 की जिला पार्षद नीलम सोनी के पति के साथ जिला प्रमुख द्वारा अभद्र बर्ताव के आरोप लगे थे। ऐसे में कांग्रेस के पार्षद एकजुट होकर पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के पास पहुंचे। इसके बाद अध्यक्ष मिश्रा ने जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर को फोन किया तो जिला प्रमुख ने घटनाक्रम पर खेद जताया। साथ ही पार्षद पति को चाय पर भी आमंत्रित किया है। मिश्रा ने बताया कि 24 जनवरी को जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक हुई थी। वार्ड 35 कांग्रेस की जिला पार्षद नीलम सोनी के पति भी बैठक में पहुंच गए थे। आरोप है कि जिला प्रमुख ने पार्षद पति के साथ अभद्र बर्ताव करते हुए सभागार से बाहर कर दिया था। इसके विरोध में शुक्रवार को जिला पार्षद मौजपुर हाउस पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिला प्रमुख को फोन किया, जिन्होंने जिला पार्षद के पति से माफी मांगते हुए उन्हें चाय पर भी बुलाया है। देखिए, जिला परिषद की मीटिंग में हमारे जो गोविंदगढ़ से जिला पार्षद है सोनी जी, मुझे पता लगा कि इनके साथ कोई जिला परिषद में अभद्रता की गई थी। तो ये सारे लोग जिला प्रमुख जी के खिलाफ लामबंद होकर के हमारे कांग्रेस के जिला पार्षद साथी मेरे पास यहाँ मौजपुर हाउस पाए थे। मैंने इनके सामने जिला प्रमुख जी से स्पीकर फोन का करके और बात करी है, और जिला प्रमुख जी कहा कि जिला पार्षद की आप इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा कि साहब उनकी धर्मपत्नी जिला पार्षद थी, वो नहीं आई मीटिंग में, उनके पति आए थे, तो नियम में पति नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हम सब भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कोई छोटी मोटी बात हुई है तो गलती सलती सारी माफ है, सब बैठ के चाय पियेंगे और आगे से हम सब आपसी भाईचारे से रहेंगे। तो जो इनका आंदोलन करने का मकसद था हमारे साथियों को जिला प्रमुख जी के कहने के बाद, वो सब बातें हमारी खत्म हो गई है और सब जिला पार्षद साथी एक साथ रह करके और जिला परिषद को चलाएंगे। ये फोन पे बात करने के बाद में चल जाएगा, क्योंकि ये पुतला दहन के मूड से आए थे। कोई बात नहीं, बात हो गई है। पार्टी के इन्होंने मेरे से जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझसे गाइडलाइन मांगी थी, तो मैंने इनसे यही कहा था कि हर चीज में छोटी छोटी बात पर विरोध ठीक नहीं है, तो आप सबसे भाईचारे से रहने में अच्छा रहता है, विरोध से विकास रुकता है। तो जिला परिषद ने भी, जिला प्रमुख जी ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया है, और आगे से सोनी जी ने भी कहा कि अब आगे से मेरी धर्मपत्नी मीटिंग में जाया करेगी।
और ये सब बातें खत्म होगी। आपसे इनका राजीनामा फोन पे करवा दिया। जिस तरीके से इनके साथ में अभद्रता की गई, क्या एक जिला प्रमुख को इस तरीके से करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके जिला प्रमुख जी ने भी सॉरी फील कर लिया। और हम सब परिवार के लोग हैं। पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो अपनी जगह है। और सोनी जी का आज के बाद मान सम्मान पूरा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जिला पार्षद साथी और सब हम एक साथ एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल लामबंद रहेंगे और किसी भी पार्षद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया ने कहा कि जिला प्रमुख का रवैया अजीब हो गया है। वे अब पार्षदों को बाहर आकर मिलने की बात कहते हैं। और एक नियम के हिसाब से हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास ही लोग आए कि उनके सामने सारी स्थिति यथास्थिति रखनी जरूरी है। तो जिलाध्यक्ष जी ने जो सोनी जी का जो मामला था, इन्होंने कोशिश जिला प्रमुख और सोनी जी की आपसी बात कराते हुए उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। देखो, गलती तो सोनी जी की थी, लेकिन व्यवहार उनका जो रुख था, उन्होंने उस व्यवहार को लेके वो नरम हुए हैं। और सोनी जी भी संतुष्ट हैं कि बस इतनी सी बात थी और आगे जो भी पार्टी तय करेगी, सारे साथी जो तय करेंगे। क्या लगता है आपको जिला प्रमुख का इस तरह का रवैया? जिला प्रमुख जी का पार्षद तो उससे भी जिस तरीके से कहते हैं कि बाहर आके मिलना अकेले। हाँ, वो मेरे से ही कहा था ना उन्होंने। मैं खुद कह रहा हूँ, अब सोनी जी की बात ना करते मैं कह रहा हूँ, जिला प्रमुख जी ने मेरे से कहा था बाहर आके मिलने का। तो बाहर आके पता नहीं कोई विकास के मुद्दे पे बुलाना चाह रहे हो, ये भी नहीं पता। वो तो जिस दिन मौका लगेगा उस दिन बाहर आके मिलेंगे, पता चलेगा कि भाई किस मुद्दे पे, कोई विकास के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं या कोई किसी तरह का निमंत्रण देना चाह रहे हैं। मीटिंग के बाद नहीं बुलाया बाहर से? तो बाहर मैंने तो उनसे कहा था आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने व्यस्तता बताते हुए बाहर आना उचित नहीं समझा। जिस दिन वो उचित समझेंगे मैं तैयार हूँ। फिलहाल फोन पे बात हो गई है, माफी मांगी उन्होंने? हाँ, वो सोनी जी को लेके और जिलाध्यक्ष जी ने बात की थी, तो दोनों ही तरफों से इस मामले को बहुत गंभीरता से और बहुत शालीनता से सुलझा लिया। भिवाड़ी पुलिस के साइबर सेल ने ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में विशेष अभियान के तहत 102 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। साथ ही यह मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं। साथ ही 460 फर्जी सिम और 294 IMEI बंद करवाई गई हैं। इसके अलावा 14 प्रकरण दर्ज कर 19 साइबर मुलजिम पकड़े गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू और DSP जयसिंह के नेतृत्व में विशेष साइबर टीम का गठन किया गया था। इसके बाद मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से समन्वय कर राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित हरियाणा, यूपी एवं दिल्ली NCR से 102 मोबाइल बरामद कर लिए गए। कि आप सभी को ध्यान होगा, राज्य सरकार द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा 3 अभियान चलाए गए थे। एक था साइबर शील्ड प्रोग्राम, दूसरा था ट्रैफिक राष्ट्रीय सुरक्षा माह और तीसरा था NDPS को लेकर। तो चूंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियानों को चलाया गया था, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भिवाड़ी पुलिस की क्या कार्रवाई है वो आप तक पहुंचाने के लिए रखी गई है तथा आपके थ्रू इन सभी अभियानों में जन जागरूकता, जन सहयोग तथा आगे भी अभियान के बाद भी ऐसी कार्रवाइयाँ सतत चलती रहें और सभी का सहयोग मिलता रहे, इसलिए की गई है। मैम, ये इतने जो सेल फोन हैं, क्या इनकी क्वांटिटी होगी और कहाँ से ये मिलेंगे? CEIR पोर्टल जो भारत सरकार का होता है वो विशेषकर लॉस्ट मोबाइल फोन्स के लिए होता है। उसी पोर्टल का उपयोग करके आज 1 माह की अवधि में साइबर टीम भिवाड़ी द्वारा 102 मोबाइल फोन उनके उपयोगकर्ताओं को लौटाए गए हैं। ये मोबाइल फोन लगभग ऑल ओवर भिवाड़ी नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लिए गए हैं। इसलिए हर जगह से जहाँ से संभव हो सका था निश्चित समय में 1 माह में हम जो ला सके वहाँ मिलाकर आज लोगों को लौटाए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सरिस्का से आया टाइगर RVT 4 संदिग्ध हालत में मिला है। यहाँ भैरू प्लांटेशन के पास पहाड़ी पर उसका शव मिला है। सरिस्का में इस बाघ का नाम ST 2303 था। बाघ की मौत की खबर से वन विभाग में खलबली मच गई। गौरतलब है कि इस बाघ को नए साल की शुरुआत में ही एनक्लोजर से जंगल में छोड़ा गया था। आशंका है कि टेरिटरी को लेकर लड़ाई में बाघिन से इस मेल टाइगर का संघर्ष हुआ और उसकी जान चली गई। कोटपुतली पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 286 पेटियां जब्त की गई हैं। साथ ही 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं।
जब्तशुदा अवैध शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस ने एक मिनी कंटेनर और इको कार भी जब्त की है। गिरफ्तार हुए मुलजिमों से गहनता से पूछताछ जारी है। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुक्रवार को आरंभ हो गया है। वहीं फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट आने के आसार हैं। उधर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक जयपुर में विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता विधायक दल के नेता टीकाराम जूली ने की। इन्होंने आम जन के मुद्दों को प्रभावी तरीके से सदन में उठाने को लेकर जानकारी दी। साथ ही सत्र के दौरान विधायक दल द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक दल के उपनेता रामकेश मीणा, वरिष्ठ सदस्य हरीश चौधरी, शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। अंत में दल के मुख्य सचेतक रफीक खान ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अडानी फाउंडेशन द्वारा 29 से 29 जनवरी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह ट्रेनिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और संगिनी मास्टर ट्रेनर्स के लिए आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान एमटीसी प्रमुख नीरज जैन, जिला चिकित्सालय से संतोष, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर गीता महावर, आशा तारामणि एवं एनएनएम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कविता उपस्थित रही। इस दौरान डॉक्टर नीरज जैन ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती एवं देखभाल पर जानकारी प्रदान की। वहीं संगिनियों ने रोल प्ले प्रदर्शन के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर किए जाने वाले कार्यों को समझाया। मेरा नाम अनिता है। मैं देशला से आशा सेवनी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग में भाग लिया है। इसमें मुझे पोषण, स्वच्छता और स्तनपान के बारे में अच्छी समझदारी मिली है। अच्छे से बताया है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं अडानी फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं संगीता बाई अडानी फाउंडेशन में एएसओ पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको अडानी फाउंडेशन टीम के प्रतिनिधि की वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि अडानी फाउंडेशन का यह प्रयास जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों को हल करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से आशा करते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और संगनियाँ अपनी अपनी समुदाय में बदलाव लाने में सक्षम होंगी। हम भविष्य में इसी तरह की पहल जारी रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। इस प्रशिक्षण में हम औरतों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, उनको स्वस्थ बनाने पर और सब मतलब अच्छे हेल्दी बनाने पर हमें ये तकनीकें सिखाई गई कि किस तरह से हम बच्चों को, महिलाओं को, किशोरियों को उनको अच्छे खाने देकर उनकी फैमिली काउंसलिंग करके उनसे अच्छे से समझा सकें। इसमें मैं संगनी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर रहकर बहुत अच्छा लगता है और ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस काम को जारी रख रही हूँ। नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनील वर्मा, देशला टीम से। ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है 29 और 30 को। इस कार्यशाला में अडानी फाउंडेशन ने हमको आमंत्रित करा। तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ उनके लिए। जो अडानी फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम चालू किया है, वो जो संगनियाँ लगाई गई है, उनको धरातल पे उतारने का काम बखूबी बहुत अच्छा कर रही है। अलवर जयपुर हाईवे पर नटनी का बारा से खुशालगढ़ तक कुछ अरसे पहले ही डामर सड़क बनी थी, लेकिन अब यहां गड्ढे होने से पोल खुल रही है। कुछ दिनों पहले यहां डामरीकरण निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन अब जगह जगह गड्ढे होने की वजह से राहगीर और पर्यटक परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर सरिस्का, भर्तरी और पांडुपोल जाने वाले भक्तों एवं सैलानियों की भीड़ रहती है। वहीं सड़क को हाल ही दुरुस्त किया गया था, लेकिन अब फिर से यहाँ गड्ढे हो गए हैं। जागरूक वर्ग ने 1 माह में ही सड़क टूटने की जांच और फिर से मरम्मत की मांग उठाई है। ये अभी महीने भर पहले ही रोड बनाया है और इसकी स्थिति ये है कि अभी इसमें काफ़ी जगह खड्डे हो गए और जिससे जो भी साधन आते हैं खड्डे में जाते हैं। किसी को खड्डे बचाने के चक्कर में कोई एक्सीडेंट भी होने का खतरा रहता है। यहाँ पर पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कितने दिन पहले बनाया था? महीने 1.5 महीना हुआ है रोड को बने। कहाँ से कहाँ तक बनाया था? ये नटनी का बारा से नारायणपुर तक बनाए। कुछ साल पहले भी काफ़ी खड्डे थे और अब भी बाकी जगह काफ़ी जगह खड्डे हो गए। 3-4 जगह खड्डे हुए हैं। अलवर शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है।
अकबरपुर ग्राम पंचायत में आवारा गौवंश गांव के मुख्य मार्ग में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। ये गौवंश आपस में लड़ते भी हैं और राहगीरों एवं चालकों के इनकी चपेट में आने की आशंका भी रहती है। साथ ही खेतों में घुसकर फसल चौपट कर रहे हैं। स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता और कल्लू यादव के अनुसार ग्राम पंचायत में आवारा गौवंश काफी बढ़ गए हैं, लेकिन इस ओर ग्राम पंचायत और प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। काफ़ी गौवंश आवारा पशु जो हैं वो घूम रहे हैं, जिसमें फसलों को भी वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जैसे रोड के पास में ये घूमते रहते हैं। कभी दो सांड भी अगर झगड़ते हैं तो कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, या तो गौशाला की व्यवस्था करवाई जाए जिसमें इनका पालन पोषण हो सके, क्योंकि हम गौवंश को मारें तो भी हमारे धर्म में या हमारे समाज में इस चीज़ को गलत मानते हैं। हम गौ माता को माता मानते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। अब वो इस तरीके से उनका ना तो कोई देखभाल होती है, इस तरह आवारा घूमते हैं। पन्नी वगैरह ऐसी चीज़ें जो पॉलीथीन कचरा होते हैं उनको खाते हैं वो, या फिर अब फसल का सीजन है तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस ओर सरकार ध्यान देवे और गौवंश की देखभाल के लिए या तो गौशाला में उनको छुड़वाए या गौशाला बनवाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and 81188822
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम हल्दीना में शुक्रवार को बाबा रामदेव महाराज का विशाल मेला भरा और कुश्ती दंगल आयोजित हुए। इसमें दूर दराज से भक्त पहुंचे, साथ ही पहलवानों के दांव पेच देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि यहाँ 22 जनवरी को कलश यात्रा के साथ भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ था, जिसकी पूर्णाहुति 29 जनवरी को हुई। इसी दिन भंडारा किया गया था। वहीं 31 जनवरी को हर साल की तरह विशाल मेला आयोजित हुआ। मेला कमेटी और पंचायत के साथ ही संबंधित विभागों और सेवादारों ने इसकी व्यवस्था में सहयोग दिया। उधर दंगल में अलवर जिले सहित हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के पहलवानों ने भाग लिया। वहीं मेला कमेटी से जुड़े राम अवतार चौधरी, घनश्याम चौधरी और फूल सिंह दादा सहित मंच संचालन राम निवास चौधरी और सरपंच सुनील चौधरी ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सरपंच वीर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत सिंह, पार्षद लालाराम सैनी और डायरेक्टर रूप सिंह सहित अनेक प्रमुख लोगों का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। उधर दंगल में 41,000 रुपए तक की कुश्ती का ऐलान हुआ।
उधर एडवोकेट रामनिवास चौधरी ने बताया कि बाबा रामदेव के इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नमन करते हैं। साथ ही मेला कमेटी और आसपास के भक्तों ने व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग दिया है। श्री श्री 1008 रामदेव जी महाराज के धार्मिक प्रांगण पर लक्ष्मी मेले का आयोजन किया गया है। 31 जनवरी को यहाँ कुश्ती दंगल है, विशाल मेला है, भंडारा है, वो सभी देखा गया है और प्रत्येक घर में मालपुए का पकवान बना है। आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया और कुश्ती दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान तक के पहलवान आए हैं और 1 लाख रुपए तक का यहाँ कामगा है। जो कुश्तियां हैं वे चल रही हैं और बाबा रामदेव के मंदिर में जाकर श्रद्धालु मन्नतें मांग रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। वो बाबा के सवा महीने का प्रसाद भी खिला रहे हैं और बड़ी संख्या में लाखों लोग बाबा के मंदिर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर रामदेव की तरफ पर एक तालाब भी है। मेले में सभी व्यवस्थाएं अच्छी है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं। वो कहना है कि हमारे पूरे गांव की पूरे क्षेत्र की आस्था है बाबा के प्रति और ये बाबा का जो मंदिर है इस पे 15 दिन तक का प्रोग्राम होता है। महीना भर से लोग दंडवत परिक्रमा देते हैं। इस प्रोग्राम के आज बहुत बड़ा कुश्ती दंगल है जो राजस्थान के फेमस कुश्ती दंगलों में इसकी गिनती होती है। आखिरी कुश्ती 1 लाख रुपए की होती है। आखिरी कुश्ती 1 लाख रुपए की होती है। आज भी कुश्ती दंगल चल रहा है। ये करीब शाम के 6:30 बजे तक कुश्ती दंगल का चलेगा। इसके बाद कल यहाँ हवन की देते शनिवार को और इसका समापन किया जाएगा। देव का मेला है आज कुश्ती और मेला संपन्न हो गया। क्या कहना है? 7-8 रोज से कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और जैसलमेर के बाद दूसरा स्थान है। सारे आसपास के गांवों का पूरा सहयोग रहा है और आज ये संपूर्ण हो चुका है। मालाखेड़ा उपखंड में शनिवार को भैरू जी महाराज के धार्मिक स्थल पर मेला भरेगा। खेडली पिचानोत स्थित भैरू बाबा के मंदिर पर भैरू झीठा के इस मेले की तैयारियां कर ली गई हैं। गौरतलब है कि यहां बड़ी संख्या में महिलाएं अपने नवजात बच्चों के जड़ूले उतरवाने पहुंचती हैं। उधर शुक्रवार को भी श्रद्धालुओं द्वारा दंडौती के साथ ही भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। उधर भक्त सतीश चौधरी ने बताया कि हर वर्ष यह मेला धूमधाम से आयोजित होता है। मालाखेड़ा क्षेत्र के पीएम श्री स्कूल बांदीपुर के छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया। उन्हें अजबगढ़, भानगढ़ और नारायणी माता जैसे स्थलों पर ले जाकर जानकारी दी गई। वहीं खेती बाड़ी और बागवानी की जानकारी देने के लिए नर्सरी पर भी ले जाया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट आदि में भी भ्रमण किया। अकबरपुर आयुर्वेदिक औषधालय में शुक्रवार को आशा एएनएम की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि बीपी, शुगर और ओरल कैंसर आदि का सर्वे पूरी ग्राम पंचायत में किया जाएगा। डॉक्टर उमेंद्र मीणा के अनुसार आशा सहयोगिनी और एएनएम घर घर जाकर पूरे क्षेत्र में सर्वे करेंगी। इसके अलावा मरीजों को चिन्हित कर चिकित्सकों के पास लाया जाएगा। हमारे आशा एएनएम की मीटिंग की गई जिसमें जो भी ग्राम पंचायत है उसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे में फैमिली फोल्डर और सी बैग भरा जाएगा जिसमें कि हमारी जो सामान्य बीमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें कि बीपी का है, शुगर का है और ओरल कैंसर का है, इनका सर्वे किया जाएगा पूरी ग्राम पंचायत में जो आशा बहनें करेंगी और एएनएम में उसकी मॉनिटरिंग करेंगी। तो वो सी बैग और फैमिली फोल्डर भर के हमारे पास लाएगी। जो भी डिटेक्ट होगा, जो भी पाया जाएगा कि जिसके बीपी की दिक्कत है उनको हमारे पास भेजेगी तो हम उनको दवाई दे करके आयुर्वेद दवाई से उनकी बीपी की गोलियां बंद करवाने की कोशिश करेंगे, उनकी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सर्वे का मेन काम है। राजगढ़ क्षेत्र के डूंगरीवाला बास नारायणपुर स्थित मंदिर में शिव पंचायत स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके तहत कलश यात्रा और शिव पंचायत मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली गई। वार्ड पंच नरेश सैनी ने बताया कि कलश और शोभा यात्रा मुरली मनोहर महाराज मंदिर में पूजन के बाद रवाना हुई। इस दौरान भगवान शिव और हनुमान जी के जयकारे गूंजते रहे। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा गांव की नगर परिक्रमा करते हुए यति महाराज आश्रम, खाटू श्याम जी और बालाजी महाराज मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां 1 फरवरी को शिव रुद्राभिषेक और हवन पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर सरपंच मुकेश मंडावरी, पूर्व सरपंच फतेहराम मीणा, सकट सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, कन्नाराम प्रसादी और किशन लाल आदि उपस्थित रहे।
और वहीं सकट कस्बे स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित 4 धाम राम एवं श्याम मंदिर में आयोजन हो रहा है। उधर भागवत कथा के छठे दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। वृंदावन के कथावाचक आचार्य गिरधारी कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। वहीं भागवत श्रवण से मनुष्य के सभी मनोरथ सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने महारास, गोपी विरह, किशोरी उद्धव मिलन आदि के प्रसंगों का वर्णन भी किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की जीवंत झांकी सजाई गई। उधर मंदिर महंत रमाकांत जैमन और ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा ने आयोजन की जानकारी दी। उधर राजगढ़ में राजपुर बड़ा स्थित खड़का मोहल्ले में भामाशाह सोनू सीताराम चौला ने शेरावाली माता का मंदिर बनवाया है। यहां शनिवार को शुभ मुहूर्त में शेरावाली माता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रद्धालु पूर्णमल चौला के अनुसार इससे पूर्व भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा के दौरान दिल्ली से आए कलाकारों ने भगवान शिव पार्वती की जीवंत झांकी प्रदर्शित की और भजनों पर नृत्य किया। कलश और शोभा यात्रा किल्ला जी महाराज, बंशीवारे, रघुनाथ जी, हनुमान जी और गोगा जी महाराज मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां शेरावाली माता की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ ही जागरण आयोजित हुआ। खैरतल राजकीय महाविद्यालय में खेल और सांस्कृतिक सप्ताह सरगम का समापन रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हो गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना, महिला प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक समिति और खेल समिति ने यह आयोजन किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि इसके जरिए युवाओं की विशिष्ट योग्यताओं को निखारने का अवसर मिला। उधर समापन के अवसर पर कविता पाठ, गायन, विचित्र वेशभूषा और एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य सहित लेखाधिकारी मनोज गुप्ता, व्याख्याता राजवीर मीणा और सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक चंदवानी ने भी गीत सुनाए। उधर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए गए। साथ ही खेल प्रभारी सरस्वती मीणा और सभी स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति रही। कलेक्टर किशोर कुमार और भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने शुक्रवार को टपुकड़ा एवं तिजारा के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान आरएएस परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं का अवलोकन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर किशोर कुमार ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम अश्विन के पवार, एसडीएम संजीव वर्मा, डीएसपी शिवराज सिंह, तहसीलदार शैतान सिंह एवं कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे। खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में कोटकासेम बस स्टैंड पर कैंप का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि कैंप में कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें दूध और सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक, किराना स्टोर संचालक और चाट ठेले वाले शामिल थे। अधिकारियों द्वारा मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर लाइसेंस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी कारोबारियों को साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही पोस्टर का विमोचन किया गया। कैंप के दौरान व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन गुप्ता, नरेंद्र सिंह, महिपाल सिंह और सुभाष सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भिवाड़ी में शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। यह अभियान 1 से 31 जनवरी तक चला और इसमें विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर समापन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इनमें एडीएम अश्विन के पवार, एडिशनल एसपी अतुल साहू और जिला परिवहन अधिकारी राजीव चौधरी भी शामिल थे। उधर सड़क सुरक्षा माह के दौरान भिवाड़ी में नेत्र परीक्षण शिविर के साथ ही वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। वहीं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी किया गया। समापन अवसर पर सूरज स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। साथ ही होंडा कार्स के मैनेजर प्रशांत शर्मा ने हेलमेट वितरित किए। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के पीएम श्री सीनियर स्कूल में शुक्रवार को सोशल मीडिया साक्षरता कार्यशाला संपन्न हुई। साथ ही नागरिक कौशल और संवैधानिक मूल्य विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्युत निगम के सहायक अभियंता जगन मीणा थे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य धनमत खान ने की।
मंच संचालन अशोक बसवाल ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। वक्ताओं ने मोबाइल के कम इस्तेमाल और साइबर सतर्कता को लेकर जागरूक बनाया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और मेरा तो निवेदन ये कि सादा जिंदगी उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ये हम ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग हैं तो हमें उसको अपनाना चाहिए। और कोई भी विचारधारा हो उसको पहले क्या है, जिसको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसका कैलकुलेशन करना जरूरी है कि भाई इससे फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए आपको प्लस माइनस ये दोनों पक्षों को लेके चलना है। जैसे सोशल मीडिया पे जैसे आप लोगों ने मतलब मीडियाओं ने बड़ी अच्छी तरीके से मतलब अपना पक्ष में सोशल मीडिया के बारे में यहाँ विचार रखे, तो ये बड़े प्रशंसनीय विचार हैं। और आजकल आप अखबारों में भी सुनते हो, इस सोशल मीडिया के माध्यम से देखो आजकल साइबर ठगी ये कितना हो रहा है। जैसे आज तो जो युग है तो इसमें बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। ओलेक्स है, डिजिटल अरेस्ट है, आए दिन करोड़ों रुपए की ठगी होती है ऑनलाइन। विप्र सेना जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने संगठन प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देश पर रामगढ़ में भानु शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी की सहमति से उन्हें इसका ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन पर धीरज शर्मा, दिनेश शर्मा, निखिल शर्मा, गजेंद्र राज शर्मा, रोहित शेखावत, राहुल और बंटी गालव आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश के सूने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस 1 महीने बाद भी खुलासा नहीं कर पाई है। इसे लेकर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद वकील तहसील रंगमंच पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चरणजीत सिंह और एडवोकेट ओम प्रकाश गुर्जर के अनुसार फिलहाल किसी भी मामले में पैरवी नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि 27 दिसंबर की रात्रि को अज्ञात चोरों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सूने घर से आभूषण और कीमती सामान पार कर लिया था। पिछले 1 माह में थानाधिकारी भी बदल चुके हैं, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कस्बे में आसपास काफ़ी चोरियां हुई हैं। हमारे मजिस्ट्रेट साहब के बहुत बड़ी चोरी हुई है। पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। आज तक कई चोरियां होगी जिनका खुलासा नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के भी चोरी हुई है, उसका भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। अब पूरी रामगढ़ बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि हम जब तक ये चोरी नहीं खुलेगी तब तक कोर्टों का पूर्ण तरीके से बहिष्कार रहेगा। कोर्टों में वकील पैरवी नहीं करेंगे, नहीं घुसेंगे। ये निर्णय लिया गया यार। 1 महीना हो गया करीबन, पुलिस ने अब तक किसी भी मामले में खुलासा नहीं किया, न किसी चोर को पकड़ा है। पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत बीमा पॉलिसी में सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी को 30 लाख का चेक सौंपा गया। कठुमर में इस सैनिक के मरणोपरांत उनकी पत्नी मेमन पवार को चेक दिया गया है। शाखा प्रबंधक लेखराम चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सशस्त्र सीमा बल के सैनिकों के वेतन खाते में अनेक प्रकार का बीमा मिलता है। साथ ही सेवानिवृत्त होने के बाद मृत्यु पर सैनिक के आश्रितों को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। उधर इस मौके पर उप प्रबंधक अशोक कुमार मीणा, प्रबंधक सारांश देव, अधिकारी राजेश कुमार वर्मा, कमलकांत शर्मा और अशोक आदि मौजूद रहे। नमस्कार सर, मेरा नाम लेखराम चौधरी, मैं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक कठुआ ब्रांच जी। श्री जमशेद खान जी के फैमिली मेंबर मेरे से मिले थे जुलाई में। तो इन्होंने बताया था कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और इनका एक अकाउंट हमारे पास था जिसमें पेंशन आती थी, जो पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के अंतर्गत खोला गया था। तो हमने इनको बताया कि इसमें इनका बीमा होता है। तो इन्होंने इनको जो कागजात बताए थे इन्होंने हमें बैंक में सबमिट किए। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। अलवर में 1 साल में दोगुने हुए कैंसर के मरीज। जिला अस्पताल के ओपीडी में 15,000 से अधिक रही तादाद। दिल्ली से अपहृत हुए बालक से 2 साल बाद मिली मां हुई भावुक। अलवर के इरादा बाल गृह में पहुंचे परिजन। सीटेट परीक्षा में कामयाबी नहीं मिली तो जहर खाकर दी जान। चोरडुंगरी क्षेत्र की निवासी थी मृतका।
और पहले किया जिला पार्षद पति से अभद्र बर्ताव और फिर चाय पर बुलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मध्यस्थता का मामला करवाया शांत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।